हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस के लिए संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं जो 21 मार्च को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। तो कौन सी समिति है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। PVN राव समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बाकी सिंधिया समिति और बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, ये सभी जो है तीनों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता है ये 3 स्तरीय पर दिया था, ब्लॉक, जिला और पंचायत, ग्राम पंचायत पर। बाकी अशोक मेहता समिति है ये 2 पंचायती राज व्यवस्था पर दिया था। तो इसको आप याद रखेंगे। ये PVN राव है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं था। बाकी ये सिंधिया, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति तीनों संबंधित था पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्गों के लिए कोटा प्रावधान करना था। निजी शिक्षा और सामाजिक शिक्षा में आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्गों के लिए कोटा प्रदान करना था 104वां संविधान संशोधन। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है। 93 जो है संशोधन वो किससे संबंधित है? इसका आंसर बी हो जाएगा। 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा संबंधित था। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा संबंधित है 93 संविधान संशोधन विधेयक। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मंडल कमीशन ने पिछड़ा वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है? पिछड़ा वर्ग के लिए, तो पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया है मंडल कमीशन ने। पिछड़ा वर्गों के लिए 27% यानी 27%। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना हुआ था 1993 में। 1993 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना हुआ था। तो 1993 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, क्रीमी लेयर संकल्प से तात्पर्य है। क्रीमी लेयर है ये क्या, इससे क्या संबंधित है? तो इससे इसका आंसर बी हो जाएगा। आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। क्रीमी लेयर जो है आर्थिक स्तर, आपको याद रखना, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आर्थिक स्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया जाता है? यानी SC और ST के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC और ST के लिए सीट का आरक्षण किया गया है। तो अनुच्छेद 330 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विधानसभा में सीटों का आरक्षण? विधानसभा पूछे तो इसका आंसर अनुच्छेद 332 हो जाएगा। विधानसभा 332 हो जाएगा SC ST के लिए सीट के लिए, और लोकसभा की बात किया जाए तो 330 हो जाएगा। आपको दोनों को याद रखना, लोकसभा 330, विधानसभा 332। नेक्स्ट, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीट में से कितना सीटें SC के लिए आरक्षित है? SC के लिए आरक्षित पूछ रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा, 84। 84 सीट जो है लोकसभा में SC के लिए आरक्षित है। वहीं बात किया जाए लोकसभा में 543 सीटों में से अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो ST के लिए 47 है। इसको आपको याद रखना है। ST की बात किया जाए तो 47 हो जाएगा 47।
वहीं एससी की बात किया जाए तो 84 हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। एससी के लिए 84 है और एसटी के लिए 47 है, ये दोनों का आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये 6ठी अनुसूची है। 6ठी अनुसूची में सिर्फ ये 4 जो पूर्वोत्तर राज्य है इसके लिए विशेष जनजाति के लिए प्रावधान किया गया है 6ठी अनुसूची में। अब ये चारों को आपको याद रखना है। जो पूर्वी क्षेत्र का जो 4 गो राज्य है ये चारों को याद रखना है। सिर्फ 4 ही राज्य को स्पेशल जनजाति क्षेत्र का दर्जा दिया गया है 6ठी अनुसूची में। इसको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, आ में त्रिमी, इस तरह से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आ में त्रिमी, ये चारों राज्य को दिया गया था अनुसूचित जनजाति के लिए 6ठी अनुसूची में प्रावधान, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधीन आने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये था 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में है कि ये 4 गो राज्य जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसके अतिरिक्त और भी जो राज्य हैं उस सभी को दिया गया है जनजाति को विशेष प्रावधान दिया गया है 5वीं में। और 6ठी की बात किया जाए सिर्फ 4 ही राज्य को दिया गया था, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, आ में त्रिमी। 6ठी में हो जाएगा। अब 5वीं में इस चारों को राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों को भी दिया गया था, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 2012 में किया गया था। 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त की जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। इसको आपको याद रखना है, जो 4 या उससे अधिक राज्य में राजनीतिक दल के रूप में उसे मान्यता दिया गया हो तो उसे राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? 352 जो है किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से। तो किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। युद्ध, जब युद्ध हो जाता है दूसरे देश और अपने देश से, तब राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा। बड़ा आक्रमण, बाहरी आक्रमण कोई होता है, उसके बाद सशस्त्र विद्रोह, बड़ा आक्रमण और युद्ध के समय 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा लागू किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के लिए अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति को घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? यानी संसद के दोनों सदनों के कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकाल की स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी 1 महीना के अंदर देनी चाहिए? इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम आयु सीमा, इनमें से कोई सीमा नहीं है अधिकतम। राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब उन्हें ऐसा लगने लगे कि केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो तो वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकता है। तो केंद्रीय कैबिनेट जो है इसको आपको याद रखना है, केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय, इसको याद रखेंगे। इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो प्राप्त है मूल अधिकार, उसको छोड़कर सभी मूल अधिकार को निलंबन कर दिया जाता है, सिर्फ 20-21 को छोड़कर। तो ये 20-21 अनुच्छेद आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय ये दोनों को निलंबन नहीं किया जाता है, प्राण और दहेज के संबंधित है। बाकी जो भी मूल अधिकार है सभी को निलंबन कर दिया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों से राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधित होगा 343 से 351। 343 हो जाएगा, 351 ये राजभाषा संबंधित है, तो इसको आप याद रखेंगे। 343 351, देखिए 3 लास्ट में है, 343 351 दोनों को याद रखना है, तो ये राजभाषा संबंधित है। नेक्स्ट है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किससे है? तो ये राज्य विधानमंडल को है। किसी भी जो भाषा है राज्य के राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 21वां जो है संविधान संशोधन, इसके द्वारा सिंधी जो राजभाषा है, सिंधी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 21वां संविधान संशोधन द्वारा, तो इसको आप याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।